हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स की लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसमें अपन मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीएसएफ, नेवी, आईसीजी, एयरफोर्स, एनडीए सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिनमें फिजिक्स आती है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे अपन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अपन बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं, एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड में वीडियो को कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 100 केजी द्रव्यमान वाली एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इसे 1/10 सेकंड में विराम अवस्था में लाने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना पड़ेगा? फोर्स। मास की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 केजी। वेलोसिटी कितना दे रखा है? फर्स्ट वेलोसिटी कितना दे रखा है? v1 दे रखा है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड। टाइम की वैल्यू दे रखी है 1/10 सेकंड। और आपको दे रखा है विराम अवस्था का मतलब है कि v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। तो v2 यानी सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। अब आपको बताता हूँ कि जो फोर्स होता है, जो फोर्स उसका न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जो फोर्स होता है ना, वो होता है डेल पी अपॉन में डेल टी, यानी ये संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू एम डेल वी अपॉन में डेल टी भी लिख सकता हूँ। एम ऐसे कैसे? डेल वी को लिख सकता हूँ v2 माइनस का v1 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ? डेल टी को डेल टी। इक्वेशन फर्स्ट, इसमें सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 100 केजी। 100 केजी। v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 0 माइनस v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 अपॉन में t की वैल्यू कितनी है? 1/10। ये जाएगा तो -5 और ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा? -5000 न्यूटन। तो बल की वैल्यू क्या आएगी? -5000 न्यूटन। आपको बता दूँ ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पढ़िए कि विपरीत दिशा में बल पूछ रहा है तो माइनस तो आएगा। विपरीत दिशा में ये माइनस विपरीत दिशा को बता रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5000 न्यूटन, यानी 5000 न्यूटन हो जाएगा। माइनस नहीं लेंगे, क्यों? माइनस विपरीत दिशा को बता रहा है जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अभी मैंने जो आपको एक फॉर्मूला बताया वो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार आता है, F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी। और ये P क्या है? मोमेंटम है। इसको लिख डेल ऐसे कैसे, इसको क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम की वैल्यू mv अपॉन में डेल टी। अब आपको बताता हूँ, यदि कोई दो गोले हैं m1 द्रव्यमान के और m2 द्रव्यमान के, यदि इनके धक्का लगाते हैं तो ये जैसे जैसे आगे जाएंगे धक्का लगाने पर, तो इनका जो मास होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इनका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? m तो कांस्टेंट और डेल किसके आगे? v के आगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा, मास कांस्टेंट रहता है किसी भी चीज़ का। तो F बराबर क्या हो जाएगा? m डेल वी अपॉन में डेल टी। F बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल m डेल वी अपॉन में डेल टी। तो स्मॉल m ऐसे के ऐसे, और ये क्या होता है? एक्सलरेशन। तो F बराबर क्या हो जाता है? m ए। जो सेकेंड लॉ होता है वो किसका? बल का मैग्नीट्यूड देता है, आपको ये याद रखना है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? जो बल होता है उसका जो एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक होता है वो तो क्या होता है? न्यूटन होता है और केजी मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन व केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और जो इसका सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है? जो एक डाइन होता है कितने न्यूटन के बराबर होता है? सबसे पहले बताता हूँ, जो 1 न्यूटन होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और जो 1 डाइन होगा वो कितने न्यूटन के बराबर होगा? तो इसका अपन इसमें भाग लगा देंगे, तो जो 1 डाइन होगा, जो 1 डाइन होगा जो कितने के बराबर होगा? -10 की पावर 5। तो वो 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है? 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई लड़की, कोई ये झूला है, ये कोई झूला है, यदि कोई लड़की इस झूले पे झूल रही है, यदि वह अचानक उस झूले पे झूलती हुई खड़ी हो जाती है, अचानक उस झूले पे खड़ी हो जाती है झूलती हुई, तो जो उसका टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा?
आपको बता दूं, यदि वह लड़की अचानक खड़ी हो जाती है झूले पे झूलती झूलती या फिर झूले पे झूल रही थी और वह यदि अचानक खड़ी हो जाती है तो जो उसका टाइम पीरियड हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज यानी बढ़ जाता है। और सबसे पहले टाइम पीरियड का जो मान होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π/L/g। इसकी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कम हो जाता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, ये मोस्ट थ्योरी वाला पार्ट वाले क्वेश्चन से उठाया गया है। संगामी संगामी बलों के प्रभाव में, संगामी बल होता है कोई वस्तु है, इसके सभी ओर से एक समान बल लग रहा है, एक समान रूप से बल लग रहे हैं। बलों के प्रभाव में वस्तु के सामने साम्य अवस्था में, वस्तु के साम्य अवस्था में, यहाँ पे आप लिख लेना, वस्तु के साम्य अवस्था में, वस्तु के साम्य अवस्था में रहने के लिए वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का सदिश योग क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, सदिश योग के बराबर होता है, नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, साम्य अवस्था में जो सदिशों के सभी सदिशों पर लगने वाले जो बलों का सदिश योग होता है वो क्या होता है, आपको बता दूं, शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। शून्य होता है, आपको बताना है इन सभी सदिशों के योग का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई लिफ्ट की डोरी यदि अचानक काट दी जाती है तो लिफ्ट नीचे स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लगती है। कोई ये लिफ्ट है, यदि इसकी डोरी को अचानक काट दिया जाता है तो ये नीचे स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा। सबसे पहले नीचे स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, ए बराबर जी होगा। ए बराबर जी को मैं इसे लिख सकता हूँ ए माइनस जी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन जानते हैं कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π/L/g - a। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी बराबर 2π/L g - a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। g - a क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि g फैक्टिव का मान अपने को उसमें दिया हुआ था, g बराबर है यानी g - a। इसकी वैल्यू 0 है। 0 की वैल्यू का किसी में भी भाग लगाते हैं तो आंसर क्या आता है, अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड अनंत हो जाता है। डोरी को अचानक जब भी आपको फ्री फॉल बोल देता है, स्वतंत्रता पूर्वक कोई नीचे गिरती है चीज़, तो जो उसका टाइम पीरियड होता है वो अनंत होता है, आपको ये याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच जो विद्युत बल लगता है उसे तो लिखते हैं अपन Fe, और जो गुरुत्वीय बल लगता है उसे अपन क्या लिखते हैं, Fg। जो इनका मान होता है वो क्या होता है, 10 की पावर 43 होता है, 10 की पावर 43 होता है। आपको ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT की डायरेक्ट लाइन है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। इसका आंसर तो यह क्या हो जाएगा, 10 की पावर 43। आपको एग्जामिनर इससे भी घुमा के दे सकता है कि Fg/Fe होगा वो क्या होगा, 10 की पावर -43 या फिर 1/10 की पावर 43। तो इसका राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, घुमाने पर ये गुरुत्वीय त्वरण और फिर विद्युत बल का अनुपात होता है, और विद्युत बल और गुरुत्वीय त्वरण का जो गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 10 की पावर 43। तो इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा, और ऐसे घुमा के भी आपको पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, बल होता है उसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो गुरुत्वीय मात्रक होता है जो क्या होता है, गुरुत्वीय जो मात्रक होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम भार। क्या होता है, किलोग्राम भार। ये तो क्या होता है, MKS में, CGS में क्या होता है, ग्राम भार होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बड़ा है, यहाँ पे लिख लेना, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। चंद्रमा का ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना बढ़ाया जाएगी यदि पृथ्वी का उपग्रह नहीं रहेगा। ये कोई चंद्रमा है, ये कोई पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे क्या है, मून है। इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी को कितना बढ़ाया जाएगी, ये पृथ्वी का उपग्रह नहीं रहेगा, यानी ये पलायन कर जाएगा पृथ्वी से। पलायन करने के लिए जो पलायन वेग का जो मान होता है वो होता है √2 V0। इक्वेशन फर्स्ट। V क्या है,
प्लायन वेग यानी क्या है अपना वेलोसिटी है, प्लायन वेलोसिटी, जो प्लायन कर जाता है यानी पृथ्वी के बाहर चली जाती है कोई चीज़, उसे क्या बोलते हैं प्लायन वेग। और वी नोट क्या है अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे क्या बोलते हैं कक्षीय वेग, है ना, ये क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो प्लायन वेग का मान निकालने के लिए अपन को ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 गुना कर देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह लिख लेना √2 गुना, √2 गुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √2 गुना कर दिया जाता है, राइट आंसर द हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वी ई इज इक्वल टू क्या होता है √2 वी नोट। वी नोट क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी ई क्या है प्लायन वेग, क्या है प्लायन वेग है। एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6000 किलोमीटर, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है 6000 किलोमीटर है, 6000 किलोमीटर है। और जो पृथ्वी की सतह से जो हाइट है वो कितनी है 6000, वो भी इतनी है 6000 किलोमीटर है। तो r बराबर किसके हो जाएगा h के, r बराबर h के हो जाएगा। जब भी r बराबर h होता है तो आपको याद रखना है जो g डैश होता है वो किसके बराबर होता है g/4 के होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो हाफ 1/4 हो जाता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 हो जाता है तो उस वस्तु का भार भी 1/4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका भार क्या हो जाएगा 1/4। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी की त्रिज्या किसके बराबर है, पृथ्वी की ऊंचाई के बराबर है, r बराबर h है। तो इसमें g का वैल्यू क्या हो जाता है 1/4 और भार भी क्या हो जाता है 1/4। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। समताप पर दो गेंदें टकराती है। समताप पर क्या होती है, दो गेंदें आपस में क्या होती है टकराती है। समताप पर दो गेंदें आपस में टकराती है, इनमें आपस में क्या होती है टक्कर होती है, इनमें आपस में क्या होती है टक्कर होती है। तो उनमें क्या संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहती है, पोटेंशियल एनर्जी संरक्षित रहती है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दो कोई समताप में यदि कोई दो गेंदें टकराती है आपस में तो उनके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या होता है मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब मोमेंटम से बात करते हैं तो मोमेंटम को पी से शो किया जाता है, P = mv। इसकी जो वीमा निकालेंगे वो क्या हो जाएगी m1l3 m1l3 नहीं होगी, m1l1t-1 हो जाएगी। इसकी वीमा ये हो जाएगी। मात्रक क्या हो जाएगा kg/s हो जाएगा। और आप मोमेंटम को और भी लिख सकते हैं, जैसे P = F/t भी लिखा जा सकता है मोमेंटम को, यानी इसको अलग अलग चीज़ों में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समताप पर यदि कोई दो गेंदें टकराती है तो वह किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान क्या होता है। एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है दो पिंडों में। एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान कितना होता है, आपको याद रखना है। ई का मान क्या होता है 1 होता है। ये भी PYQ क्वेश्चन है, BSF नेवी PYQ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता का जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। ये आपको याद रखना है। गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होता है वो क्या होता है 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आज के सेशन में अपन ने लगभग 20 से 25 के अप्रोक्स क्वेश्चंस को सोल्व किया है, 20 से 25 के अप्रोक्स क्वेश्चंस को सोल्व किया। तो आज का प्रैक्टिस सेशन यानी अपना जो आज का सेशन था फिजिक्स का वो भी मोस्ट बढ़िया गया है। इसमें अपन ने लगभग क्वेश्चन किए हैं, जो भी PYQ क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया है, न्यूमेरिकल भी सोल्व किया है और थ्योरी टाइप के पार्ट को भी सोल्व किया है। तो इसमें अपन ने आज के वीडियो को अभी एंड करते हैं उससे पहले आपको ज़रूरी सूचना दे देता हूँ, आपकी इंग्लिश की क्लासें भी लगने वाली हैं। तो आप धीरज थाम के बैठिए और इंग्लिश की क्लासों को भी देखना है आपको, और आप GK की क्लास भी देखिए, केमिस्ट्री की क्लासें भी हो रही है आपके लिए, उनकी क्लासों को भी देखिए आप, और हमारी क्लासों को भी देखिए। अब एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताना है, अभी बताना है कमेंट करके, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।